Hello, good morning, students. Hope you are doing well at your place. Today, इस वीडियो में हम जानेंगे अकाउंटेंसी भाग 2, लेखांकन भाग 2, रेशो एनालिसिस। इस टॉपिक में इसमें चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ रेशो एनालिसिस। अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण एक ऐसा प्रयत्न है जिसके द्वारा वित्तीय विवरणों की सूचना को सरल, क्रमबद्ध और सारांश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अनुपात विश्लेषण की सहायता से हम एक व्यवसाय के लाभप्रदता, कुशलता और वित्तीय सुदृढ़ता को माप सकते हैं। बेटा, हमने पिछले अध्याय में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी और उनका एनालिसिस भी पढ़ा था। जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फंड फ्लो है, कैश फ्लो है और भी बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, जो वित्तीय विवरण हैं, उन वित्तीय विवरणों का हम सरल तरीके से उनका कैसा लोगों तक जो स्टेक होल्डर्स हैं, सपोज करिए हमारे मैनेजर्स हैं, मालिक है, सरकार है, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनको उन जो वित्तीय सूचनाएं हैं उनको किस प्रकार से सरलता से उनके समझने योग्य उनको बनाया जा सके। तो इस प्रकार से हमारे पास एक टूल है रेशो एनालिसिस, उनको एनालाइज करना। तो इस अध्याय में हम करेंगे। तो अनुपात में हमारा जो अभिप्राय है वो दो संख्याओं के बीच तुलनात्मक दृष्टि से जो अंक गणितीय संबंध स्थापित किया जाता है उसे हम अनुपात कहते हैं। नाउ, अनुपातों की सहायता से वित्तीय विवरणों का विश्लेषण स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी एक तिथि को फर्म की कुल जो चालू संपत्तियां हैं, करंट एसेट्स 50,000 हैं और करंट लायबिलिटीज चालू दायित्व 25,000 हैं। तो चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों से क्या संबंध हुआ? इट इज 2:1। जब 50,000 को 25,000 से आपने इसको रेशो लिया, चालू संपत्तियां रेशो चालू दायित्व, तो 50,000 रेशो 25,000, तो ये रेशो हमारे पास आई 2:1 आई। तो हम ये देख सकते हैं, इस रेशो से हमें पता लगता है इसकी गणना करने से कि जो हमारे चालू दायित्व जो हैं, चालू संपत्तियां हैं, वो हमारे पास चालू दायित्व से 2 गुना होने चाहिए। तो ये इस रेशो से हमें पता लगता है। तो अनुपात विश्लेषण का जो अर्थ है, अनुपात विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अनुपातों की सहायता से वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं निर्वचन किया जा सके, इंटरप्रिटेशन उनकी हम कर सकें, शॉर्ट में हम समझ सकें कि हमें हमारे पास जो वो रेशो है, जो अनुपात है, वो कैसा अनुकूल अनुपात होगा किसी भी संस्था के लिए, या हमारे पास करंट जो हमारे पास रेशो है वो कैसी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इसलिए अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों की संख्या को सरल करता है, संक्षिप्त करता है और बोधगम्य, जानने योग्य रूप में हमें उसे प्रस्तुत करने की एक ऐसी विधि है। तो इस प्रकार हम जो बड़े बड़े जो हमारे पास आंकड़े हैं वो लोगों की समझ में नहीं आते हैं, तो इसलिए हमें उनका अच्छे से उनका विश्लेषण करके उनको समझने योग्य उनको बनाकर जो है इस टूल की सहायता से हम उनको दिखा सकते हैं। संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया, जब अनुपात वित्तीय विवरणों पर आधारित होते हैं तो उन्हें वित्तीय अनुपात या लेखांकन अनुपात भी कहा जा सकता है। तो ये जो अनुपात रेशो एनालिसिस है, इसकी जो विधियां हैं वो कई प्रकार की विधि है। नंबर 1 है प्रतिशत विधि। इस विधि में एक संख्या को दूसरी संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त भागफल को 100 से गुना किया जाता है। जैसे सकल लाभ अनुपात जो हमारे पास आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, शुद्ध विक्रय मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारे पास ये क्या अनुपात आ जाएगा? सकल लाभ अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ऐसा जो प्रतिशत के रूप में आप शो कर सकते हैं, जो भी विश्लेषण आपके पास है उसको आप इसकी सहायता से, कुछ अनुपात हैं, कुछ एनालिसिस हैं जिनको हम परसेंटेज मेथड से करते हैं, प्रतिशत विधि से करते हैं। एंड दूसरा है दर विधि।
रेट मेथड जो है, रेट एट द रेट ऑफ, तो जो टर्नओवर हैं जिसमें संख्या को दूसरी संख्या से भाग देकर एक भागफल प्राप्त किया जाता है और यह देखा जाता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितना गुना है, कितने टाइम्स जो है वो ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो यह विधि तब अपनाई जाती है जब संख्या एक निश्चित अवधि से संबंधित हों। सामान्यतः क्रियाशीलता अनुपात जैसे स्कंध आवर्त है, स्कॉट टर्नओवर है, डेटर्स टर्नओवर है, कैपिटल टर्नओवर है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो वगैरह वगैरह, जितनी जो रेशोज हैं इनको हम इन टर्म्स ऑफ टाइम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। बच्चों जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हम आपको ये दोबारा इसको डिस्कस करेंगे, बताएंगे। नेक्स्ट है थर्ड, अनुपात विधि। अनुपात विधि, इस विधि में क्या होता है, दो मदों के बीच संबंध एक अनुपात के रूप में प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया जाता है। इसे अनुपात विधि या शुद्ध अनुपात या सरल अनुपात भी कहते हैं हम। सामान्यतः क्या होता है कि तरलता अनुपात, लिक्विडिटी जो रेशो है, जैसे करंट रेशो है, क्विक रेशो है, सॉल्वेंसी रेशोज हैं, डेट इक्विटी रेशोज हैं, ये जितनी भी जो रेशोज हैं इस तरह की, उनको हम अनुपात से उसको जो है वो दिखाते हैं, अनुपात इन टर्म्स ऑफ रेशो। तो इसके जो उद्देश्य हैं, क्यों आप अनुपात विश्लेषण करना चाहते हैं। नंबर 1, लाभप्रदता को मापना। लाभप्रदता प्रॉफिटेबिलिटी व्यवसाय की लाभ कमाने की क्षमता होती है। इसको सकल लाभ, शुद्ध लाभ, व्यय और अन्य अनुपातों में से मापा जा सकता है। यदि इन अनुपातों में प्रतिकूल परिवर्तन आते हैं तो हम सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी नापना किसी भी संस्था की, व्यवसाय की, तो हम इसको अनुपात जो विश्लेषण जो मेथड है इसको हम इसमें प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है व्यवसाय की शोधन क्षमता का मूल्यांकन करना। तो शोधन क्षमता अनुपात द्वारा हम यह जान सकते हैं कि फर्म की संपत्तियां उसके दायित्वों से अधिक है या नहीं। जब हम इस अनुपात से गणना करते हैं किसी भी संस्था की, तो हम उसकी जो देने की जो क्षमता है, उसकी जो शोधन क्षमता अनुपात है वो कैसी है, उसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि फर्म की जो लायबिलिटी जो है उसकी वो देने की जो क्षमता हो है कि नहीं है। शोधन क्षमता अनुपात संपत्तियों व दायित्वों के संबंध को भी दर्शाता है। एंड नंबर 3 है वित्तीय स्थिति को मापना। तो व्यवसाय की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति, तरलता तथा शोधन क्षमता अनुपातों को ज्ञात करके मापी जा सकती है। कमजोर अल्पकालीन व दीर्घकालीन स्थिति की दशा में सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण में सहायता करना। कमियां और अच्छाइयां जानने के लिए वर्तमान निष्पादन की तुलना गत निष्पादन से की जा सकती है। अन्य प्रतियोगी फर्मों से भी निष्पादन की तुलना की जा सकती है। तुलनात्मक हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं। एक विदिंदा संस्था में, संगठन में, और अन्य उसी प्रकार के दूसरे संगठन में हम इस प्रकार का जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बजट बनाना और पूर्व अनुमान लगाना। जब बजट बनाए जाते हैं किसी भी व्यवसाय के, संगठन के, तो इस प्रकार के हमें रेशो की आवश्यकता होती है, जैसे अनुपात विश्लेषण वित्तीय पूर्वानुमान लगाने तथा योजना बनाने में बहुत सहायता करता है। कई वर्षों के अनुपात भविष्य के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। इन अनुपातों से भविष्य के लिए अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एंड नंबर 6 लेखांकन संख्याओं को सरल बनाना, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों बहुत बड़ी 10-10, 12-12 अंकों वाली जो रकमें होती हैं, जिनका पता नहीं लगता है कि ये कितनी फिगर है, कितने लाख करोड़ अरब रुपीज़ हैं, यदि हम उनको छोटे उसमें करके एक समझने योग्य इनका हम प्रयोग करते हैं, इसकी सहायता से अनुपात संख्याओं को सरल करने, संक्षिप्त करने तथा क्रमबद्ध करने में सहायता करते हैं और उनको समझने योग्य बनाते हैं। अनुपात उन व्यक्तियों द्वारा आसानी से समझे जा सकते हैं जो लेखांकन को नहीं जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अनुपात विश्लेषण के इसके लाभ जो हैं, एडवांटेजेस ऑफ रेशो एनालिसिस। नंबर 1 वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में सहायक। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में सहायक लेखांकन अनुपात वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने में बहुत सहायता करते हैं।
जो वित्तीय विवरण है उनका विश्लेषण एनालिसिस, जैसे बैंक हैं, निवेशक इन्वेस्टर्स हैं, लेनदार हैं, फर्म के जो लाभ हानि के विवरण तथा स्थिति विवरण का विश्लेषण अनुपातों की सहायता से करते हैं। नंबर 2 है लेखांकन संख्याओं को सरल बनाने में सहायक। लेखांकन अनुपात बड़ी बड़ी लेखांकन संख्याओं को समझने योग्य बनाने के लिए सरल, संक्षिप्त तथा क्रमबद्ध करते हैं। तो संख्या अधिक महत्व नहीं रखती है, जब उन्हें अन्य संख्याओं के साथ ध्यान में रखा जाता है तो अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। वित्तीय पूर्वानुमान लगाने और योजना बनाने में सहायक। कई वर्षों के अनुपात भविष्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। इन अनुपातों से भविष्य के लिए अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इस प्रकार अनुपात विश्लेषण पूर्वानुमान लगाने व योजना तैयार करने में सहायता करते हैं। पूर्वानुमान लगाने व योजना तैयार करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट, तुलना करने में सहायक। लेखांकन अनुपात अंतर फर्म और अंतरा फर्म, इंटर एंड इंट्रा, तुलना करने में सहायता करते हैं। एक फर्म अपने निष्पादन की तुलना उद्योग की सामान्य प्रवृत्ति से कर सकती है और जहां पर आवश्यकता हो सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं। कंपेयर कर सकते हैं दो फर्मों के बीच में इन रेशोज को लेकर हम कि हमने 1 करोड़ रुपए अपनी फर्म में लगाए, उसी प्रकार की सेम फर्म दूसरी है, उसने भी 1 करोड़ रुपए अपनी फर्म में लगाए, अब वो अधिक लाभ कमा रही है, हमारी फर्म जो है वो कम लाभ कमा रही है। तो कौन कौन से कारण हैं हम इन रेशोज के सहायता से जान सकते हैं और उसमें सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं। नंबर 5, व्यवसाय के कमजोर स्थानों को ज्ञात करने में सहायक। अनुपात फर्म के प्रत्येक इकाई एवं विभाग की कार्यकुशलता तथा निष्पादन को मापने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान संस्था के कमजोर एवं मजबूत पहलुओं की जानकारी हम प्रबंधकों को मिलती है, जिससे प्रबंधक व्यवसाय के लिए अच्छी योजनाएं तैयार करने में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो अनुपात विश्लेषण का ये लाभ थे। अब है अनुपात विश्लेषण का इम्पोर्टेंस जो है इसकी रेशो एनालिसिस की। अनुपातों का प्रयोग वित्तीय प्रबंधकों तक ही सीमित नहीं है। विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति हेतु फर्म की वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए बहुत से पक्षकार होते हैं जो अनुपात विश्लेषण में रुचि रखते हैं। तो विभिन्न पक्षकारों के लिए अनुपात विश्लेषण के बहुत सारे जो हैं वो लाभ हैं, इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 है निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, जिन्होंने व्यवसाय में पैसा लगाया है वो क्यों जानना चाहते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी सहायता से वो कारण कौन कौन से हैं तो जिनकी वजह से वो इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए। तो निवेशकों की पहली प्राथमिकता क्या होती है? विनियोगों की सुरक्षा। जो उन्होंने पैसा लगाया है वो क्या सुरक्षित हैं, उनको उसके बदले क्या मिलता है, ब्याज या डिविडेंड लाभांश मिलता है। तो उसके लिए उनके लिए वो रहता है, ध्यान रखते हैं कि वो कितना उनका पैसा डूब ना जाए और जो कंपनी है वो व्यवसाय है जहाँ उन्होंने पैसा लगाया है वो पैसा उसमें लगा है और वो लाभ कमा रही है तो उनको अच्छे से उसमें लाभांश मिलेगा। इस प्रकार से निवेशकों के लिए वह बहुत इंपॉर्टेंट है। दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात उनकी फर्म की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने में सहायता करेंगे। इस प्रकार अनुपात विश्लेषण निवेशक को यह जानने में सहायता करते हैं कि उन्हें कहाँ निवेश करना चाहिए। नंबर 2, लेनदारों के लिए, जो लेनदार हैं व्यवसाय के वो भी रुचि रखते हैं कि फर्म एक निश्चित समय पर उनके ऋणों का भुगतान कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो ये कैसे पता लगेगा? जो चालू अनुपात और त्वरित अनुपात, जो उनका करंट रेशो है एंड क्विक रेशो जो है उसकी स्थिति से वो पता लगा लेते हैं जो लेनदार हैं कि वो फर्म का जो है वो उसमें उनके जो उसमें पैसा जो उनका जो ऋण है वो उसका भुगतान करने योग्य है कि नहीं। नंबर 3, कर्मचारियों के लिए उपयोगिता। जो कर्मचारी व्यवसाय में उस संगठन में काम करते हैं क्योंकि उनको भी उनके यदि कंपनी को लाभ होगा तो उनके वेतन में वृद्धि होगी, उनको समय समय पर बोनस मिलेगा, उनको प्रोत्साहन करने के लिए अर्जित किए गए लाभ की राशि पर उनके निर्भर करते हैं। तो वो भी जानना चाहते हैं कि कंपनी को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो है रेशो एनालिसिस जो है ये बहुत महत्व रखता है। नंबर 4, सरकार के लिए। सरकार के लिए अनुपात विश्लेषण रेशो एनालिसिस क्यों सहायक है? क्योंकि अनुपात की सहायता से
लाभदायकता सूचकांक तैयार किए जा सकते हैं। वित्तीय अनुपातों का प्रयोग सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की सामूहिक वित्तीय सुदृढ़ता के रूप में भी किया जा सकता है, जो वित्तीय योजनाएं तथा नीतियां बनाने में सहायता करती है। तो बेटा ये थे हमारे पास इसके इम्पोर्टेंस, 4 इम्पोर्टेंस थे, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशो एनालिसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ रेशो एनालिसिस, जहाँ इसके लाभ हैं, इसके महत्व है रेशो एनालिसिस का, वहाँ पर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। नंबर 1, अशुद्ध लेखांकन समकों से अशुद्ध अनुपात आते हैं। यदि आपने जो गलत जो आपके आंकड़े हैं तो आपका जो रेशो है वो भी गलती ही आएगी। तो यदि वित्तीय विवरण सही नहीं होंगे तो निकाले गए अनुपात भी गलती होंगे। तो इसलिए हम जानते हैं कि लेखांकन प्रणाली की अपनी बहुत सी सीमाएं हैं, इसलिए इस पर आधारित अनुपात भी सदा विश्वसनीय नहीं कहा जा सकते। नंबर 2, अकेले अनुपात का सीमित उपयोग। किसी विशेष पहलू पर एक अकेला अनुपात पूर्ण सूचना प्रदान नहीं करता। एक अच्छे निर्वचन के लिए कई अनुपातों को ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। नंबर 3, सीमित तुलना। यदि फर्मों द्वारा एक जैसी लेखांकन नीतियां नहीं अपनाई जाती हैं तो एक फर्म के अनुपातों की तुलना दूसरी फर्म के निष्पादन से नहीं की जा सकती। नीतियों पर भी डिपेंड करता है। एक फर्म की नीतियां अलग हो सकती हैं, दूसरी फर्म की नीतियां पॉलिसीज अलग हो सकती हैं। और उनकी पॉलिसीज अच्छी होंगी, उनकी संस्था के लिए अच्छा लाभ कमा रही होंगी। हमारी पॉलिसीज अच्छी नहीं होंगी तो हमारा जो क्या है, हमें उतना लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसका जो है हम अच्छे से तुलना नहीं कर सकते इसका। नंबर नेक्स्ट है, गुणात्मक तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अनुपात विश्लेषण केवल संख्यात्मक विश्लेषण है या फर्म के गुणात्मक पहलुओं पर ध्यान नहीं देता है, चाहे वो कितने भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। ये हमारे पास क्वांटिटेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं रेशो एनालिसिस में उन्हीं पर ही निर्भर करता है। क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, तो इसलिए ये भी इसकी एक कमी है। नेक्स्ट नंबर 5, उचित प्रमाप का अभाव। ये कोई भी ऐसा प्रमाप अनुपात नहीं है जो सदा स्वीकार किया जाता है और जिसके साथ तुलना की जा सके। अलग अलग फर्मों और अलग अलग उद्योगों की परिस्थितियों में अंतर पाया जाता है। इसके कारण अनुपातों का निर्वचन कठिन व मनमाना हो जाता है। नंबर 6, योग्यता और व्यक्तिगत पक्षपात। जैसा हम जानते हैं कि लेखांकन एक यथार्थ विज्ञान नहीं है, इसकी कोई भी व्यापक शब्दावली नहीं है। किसी विशेष लेखांकन सूचना के कई निर्वचन होते हैं, तो विश्लेषक परिणाम विश्लेषक की योग्यता से प्रभावित हो सकते हैं। तो ये था बच्चों इसका थ्योरेटिकल पार्ट रेशो एनालिसिस का। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। डू गिव मी फीडबैक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट डिफरेंट रेशोज। थैंक यू वेरी मच।